ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया, कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और महंगे कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर बात हो और महंगाई पर बात ना हो तो आम लोगों के साथ अन्याय है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। सरकार 2025 में महंगाई को 1.7% बताती है। सर 2 मिनट बस कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल महंगाई 14% है, ये एशिया में सबसे ज्यादा है और शिक्षा की महंगाई 12% तक पहुंच गई है। कई परिवार अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसके विवाह करने के लिए खर्च करने पर मजबूर है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की थी। उम्मीद थी इससे 4 करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी। 2 लाख करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन ये योजना एक भी युवा को नौकरी देने में असफल रही। इसी तरीके से पीएम इंटर्नशिप स्कीम का हाल भी यही है। 1.6 लाख का ऑफर दिया गया। सर 2 मिनट। 16,000 युवाओं ने ज्वाइन किया, आधे से ज्यादा बीच में छोड़कर चले गए और अंत में सिर्फ 95 युवाओं को नौकरी मिली। सरकार ने चुपचाप इसका बजट 95% घटा दिया। जब आप हेडलाइन मैनेजमेंट, दिखावा और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्कीम बनाते हैं तो उसका हश्र यही होता है। मैं अंत में किसानों की बात करना चाहती हूँ। ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण पर देश की पीढ़ी आबादी निर्भर है। इस मंत्रालय का पिछले वर्ष का बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। 53,000 करोड़ ग्रामीण विकास और 7,000 करोड़ कृषि कल्याण के लिए बेकार पड़ा रहा। गांव, किसान और मजदूर मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार हाथ पैर बांधे बैठी रही। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सदन से मांग करती हूं कि इस वित्त विधेयक को खारिज किया जाए। 2019 की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती को वापस लिया जाए। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च को कम से कम जीडीपी का 6 से 8% तक बढ़ाया जाए। हर पूंजीगत खर्च को रोजगार सृजन से जोड़ा जाए और वास्तविक एमएसपी का ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इससे कम कुछ भी 140 करोड़ भारतीयों के साथ धोखा होगा जिन्होंने हमें चुना है। महोदय, ये जनता सब देख रही है। इस सदन को तय करना होगा कि हम कॉर्पोरेट कल्याण के हक में काम करेंगे या जनता के कल्याण में। ये विकसित भारत या युवा शक्ति का बजट नहीं है, ये एक धोखे का बजट है जिसे रिकॉर्ड आवंटन, वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास की पुरानी भाषा में लपेटकर पेश किया जा रहा है। मैं इसकी सच्चाई को सरल शब्दों में सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ नारे की नहीं, सच्चाई की भी हकदार है। सबसे पहले जिस वित्तीय अनुशासन की बात सरकार कर रही है,
मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि वो अनुशासन समाज कल्याण और राजस्व में कटौती करके हासिल किया गया है। इस सरकार बजट के आकार को जोर शोर से बड़ा बता रही है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए बजट में घुटन है। उनके लिए खर्च का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। देश पर कुल कर्ज जीडीपी का करीब 55% है। ब्याज भुगतान में ही बजट का लगभग 1/4 हिस्सा चला जाता है, जो कुल राजस्व का 40% है। आम आदमी को इस बजट साइज से कोई फायदा नहीं। यह साइज पुराने कर्ज चुकाने के काम आ रहा है, गरीबों के कल्याण में नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में उद्योगपतियों को छूट दी थी और कहा था कि 30% टैक्स घटाने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। बाद में आरबीआई की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ का उपयोग कर्ज चुकाने, नकदी जमा करने और बकाये बायबैक में किया, न कि नए निवेश या रोजगार में। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी अनुपात घटा है, मुनाफा बढ़ा, लेकिन रोजगार ठहर गया है। ऑटोमेशन और ठेका श्रम ने स्थायी नौकरियों की जगह ले ली। आज भी एमएसएमई को कर्ज नहीं मिल रहा। युवाओं में बेरोजगारी बनी हुई है और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। शीर्ष 1% ने विकास का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, जबकि बाकी जनता ने अप्रत्यक्ष करों और कटे हुए कल्याण के माध्यम से इसकी कीमत चुकाई है। यह विधेयक उसी कॉर्पोरेट प्रथम नीति को जारी रखता है। यह सुधार नहीं, बल्कि बड़े उद्योगों के सामने आत्मसमर्पण है। पहले भी सरकार एक गलती फिर से दोहराने जा रही है। सरकार उद्योगों को सीएसआर में छूट दे रही है। सीएसआर फंड से जनता के लिए जरूरी विकास कार्य किए जाते हैं। सरकार ने पहले भी कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट देकर निवेश और रोजगार बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन इस छूट का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों ने कर्ज चुकाने में किया, न कि देश के अंदर रोजगार या विकास में हुआ। अब सीएसआर में ढील देकर सरकार ठीक वही गलती दोहरा रही है। इससे स्कूल, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी विकास कार्यों पर फर्क पड़ेगा। इनकम टैक्स और जीएसटी आज देश की कुल आमदनी का 65% है। नौकर पेशी और मध्यम वर्ग आज देश को चला रहे हैं। वहीं बड़े उद्योगपति जो 2015 में 62% योगदान देते थे, आज मात्र 40% ही दे रहे हैं। ये साफ है, उद्योगपतियों मित्रों को राहत दी जा रही है और आम जनता के लिए आफत बढ़ाई जा रही है। पिछले 1 दशक से मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। पहले छोटे से छोटा आदमी अपनी मजदूरी बचाकर डाक खाने में जमा करता था। आज 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो गया है। आरबीआई का डेटा बताता है कि पर्सनल लोन 500% बढ़ गया है। लोग लोन अपनी तरक्की या मकान के लिए नहीं ले रहे, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आज ले रहे हैं। इस फाइनेंस बिल ने देश के सबसे कमजोर वर्गों के विकास, कल्याण और रोजगार सृजन के लिए कोई समाधान नहीं दिया। आय बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है। युवाओं की नौकरियों का सपना टूटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है।